जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र जारी है। मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। विचार विमर्श आज इसी पर है कि आखिर विधानसभा के भीतर हो क्या रहा है। क्या सब मिले हुए हैं? क्या एकजुट होकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? कुछ ऐसी बात आज देखने को मिली है। अमेंडमेंट्स लानी होती हैं। जो भी प्रोसीजर होता है विधानसभा का, जब एलजी एड्रेस हो जाता है तो उसके बाद तमाम विभागों की ग्रांट के बजट भी वहां पर पेश किए जाते हैं। लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं जो सभी लोग लाते हैं, हालांकि वो बाद में वापस ली जाती हैं, लेकिन इस बार किसी ने लाई ही नहीं सिवाय सजाद गनी लोन के। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और सबसे ज्यादा विस्तार में बात करूंगा मैं अमेंडमेंट्स को लेकर अहमद अली फयाज, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ में दीपक खजूरिया, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर, वो भी जुड़ रहे हैं। तो फयाज साहब, पहला सवाल, आखिर अमेंडमेंट्स क्यों नहीं लाई गई? क्या ये मिली भगत है? अभी जो हमारे जम्मू कश्मीर कानून साज़ी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें दो मेजर पार्टीज हैं। एक है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके साथ कांग्रेस भी है और कुछ आजाद उम्मीदवार भी हैं। ये एक सरकार है जिसको हम यूटी वाली सरकार कहते हैं। इसके अलावा सरकार का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसको आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। यूटी में वो प्रोविजन है उस टाइप का, और उनके पास इख्तियारात भी बाकायदा तौर पे हैं। इस वक्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो नुमाइंदा है मरकजी सरकार के, और मरकजी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे 28 विधायक है जम्मू कश्मीर में। वो विपक्ष में है। उस एतबार से अगर आप देखेंगे तो एक हिसाब से ये तो वो अपोजिशन में है, लेकिन एक हिसाब से ये दोनों एक ही पेज पे हैं। ये दोनों, मैं कहता हूं कि ये दोनों सरकार का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और बीजेपी भी, इनके बीच में इख्तिलाफात हैं। इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस भी है, लेकिन इसी लाइन पे बीजेपी भी है क्योंकि वो एलजी को वहां पे डिफेंड करेगी। तो इस हिसाब से आप देखो तो ये सारे एक ही पेज पे है, एक्सक्लूडिंग 5 एमएलएज जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 लोग हैं, सजाद गनी लोन एक है, और इंजीनियर रशीद का जो भाई है शेख खुर्शीद। तो ये 5 लोग जो बनते हैं अपोजिशन। अगर आप प्योरली देखेंगे तो ये एक्चुअली अपोजिशन के लोग हैं। पीडीपी को क्या बाहर रख रहे हैं आप? नहीं, पीडीपी मैंने गिन ली। अच्छा, पीडीपी को गिन के 3 लोग पीडीपी के। हाँ, ठीक 3 और 2 5 बाकायदा तौर पर पुलवामा वाले और यहाँ के कुपवारा वाले जो इनके एमएलए हैं मीर फयाज और वहीदुर रहमान परा, और त्राल के जो एमएलए हैं इनके मिस्टर नायक। तो ये लोग वहां पे पीडीपी के हैं। ये अपोजिशन के लोग हैं। इंजीनियर रशीद का भाई जो शेख खुर्शीद जीता है वहां से लंगेट से, और सजाद गनी लोन जो जीता है हंदवारा से। ये लोग प्योरली अपोजिशन के लोग हैं। हालांकि बीजेपी भी दावा करेगी अपोजिशन, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अपोजिशन कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब एक इसके पीछे आप जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि लोगों ने अमेंडमेंट्स लाई ही नहीं है। लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है अगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अमेंडमेंट्स नहीं लाते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं लाई, जो कुछ और इंडिपेंडेंट लोग हैं उन्होंने क्यों नहीं लाई, पीडीपी के 3 लोग ने क्यों नहीं लाई, ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। नहीं, फयाज साहब मैं बीच में रोकूंगा। क्या जो अमेंडमेंट्स हैं ये रूलिंग पार्टी भी ला सकती है? हाँ, बिल्कुल ला सकती है। रूल्स के मुताबिक कोई भी ला सकता है। रूलिंग पार्टी के लोग, जो हमने देखा है जब जिस वक्त स्टेट यहाँ पे थी और स्टेट की असेंबली यहाँ पे थी, तो उस वक्त रूलिंग पार्टी के भी लोग लाते थे। बहुत कम वक्त पे ऐसा होता था कि प्रेस कर लेते थे रूलिंग पार्टी का। अगर कोई अमेंडमेंट लाता था गवर्नर के खुतबे को, तो वो प्रेस नहीं करता था। आमतौर पे वो वापस ले लेता था। वो कहता था मुझे आश्वासन मिला है, मैं वापस लेता हूँ। वेरी रेयरली ऐसा होगा कि किसी ने नहीं माना होगा और फिर उस पर वोटिंग हो जाती है, और वोटिंग में वो फेल हो जाती है वो अमेंडमेंट। तो यही यहाँ पे भी हो जाता अगर ये लोग लाते, कि अगर कोई यहाँ पे लाता तो इसको ये इस पे बहस कर लेते, फिर ये एमएलए को वहां रिक्वेस्ट करते कि आप वापस ले लो, क्योंकि आपको आश्वासन दिया गया है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उसके बाद वो वापस ले लेता। और अगर प्रेस करेगा, जैसे कि अभी देखना है कि सजाद गनी लोन ने जो लाई है इस पे प्रेस करेंगे या वापस ले लेंगे। अगर ये वापस ले लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे, ये प्रेस करेंगे कि इस पे वोटिंग कर लो, जाहिर है कि वो तकरीबन सारे लोग एक साइड पे हैं और अकेला वो या इसके साथ हो सकता है कि 5 लोग और हों, ये फेल हो जाएगी वहां पे। लेकिन सवाल ये है कि मूव इन्होंने क्यों नहीं की, क्योंकि कल से ही, परसों से ही, खासतौर से पीडीपी
कि जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती और वहीद रहमान परा, ये लोग इस बात पे जोर दे रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही खुतबा इंडोर्स किया है जो इससे पहले खुतबे आते थे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के पिछले 5-6 साल के दौरान, तो उन्होंने ही मोहर तस्दीक इस पे साबित कर ली है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने इसको इंडोर्स कर लिया है। ये हम मान भी सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पीडीपी के 3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने मूव क्यों नहीं की है वो अमेंडमेंट्स टू गवर्नर्स मोशन, जो मोशन ऑफ थैंक्स वहां पे आई है, जैसे कि सजाद लोन ने लाई है। हालांकि सजाद लोन का यह कहना है कि मैंने 6 लाई थी, 6 अमेंडमेंट्स, जिसमें से सिर्फ 2 मंजूर कर ली गई हैं और 4 मुस्तरद कर ली गई हैं। अभी इस बारे में हमें जानकारी नहीं है एग्जैक्टली इसकी वजह क्या है, वो स्पीकर साहब से या असेंबली सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। लेकिन जब हमने मालूम किया आज असेंबली सेक्रेटेरिएट से, तो पता चला कि किसी और मेंबर ने कोई अमेंडमेंट नहीं दिया है, किसी भी पार्टी के ने, अकेले एक सजाद लोन। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ सजाद। मैं फिर वापस आऊंगा, मैं दीपक के पास चलूंगा। दीपक, पीडीपी ने कोई अमेंडमेंट्स नहीं लाई, 3 विधायक हैं, शेख खुर्शीद जो इंजीनियर का भाई है रशीद का, उसने भी नहीं लाई, हो गए 4। एक और विधायक हैं, उन्होंने भी नहीं लाई। बीजेपी ने तो लाई ही नहीं, रूलिंग पार्टी तो लाएगी नहीं, कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने भी नहीं लाई, सिवाय सजाद गनी लोन के एक ने लाई है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीच में से खिचड़ी कोई पकी है? पवन जी, 2 चीजें मुझे नजर आ रही हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जब ये नई सरकार बनी थी 16 अक्टूबर 2024 को, उसके बाद एक छोटा सा सेशन कश्मीर में हुआ था। उसके बाद जम्मू में आकर भी ना स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने एक ना 3 दिन की वर्कशॉप की थी एमएलएस की। वो वर्कशॉप में यही बताया जाता है कि बेसिकली एमएलएस की पावर क्या होती है। ये नहीं सिर्फ आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन गए, आपने हाउस के अंदर जो असेंबली होती है, सेशन होता है, उसमें कैसे बिहेव करना है, क्या क्या आपकी पावर्स हैं, किस तरह की अमेंडमेंट्स लानी है, कैसे आप प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, कैसे आपने क्वेश्चंस देने होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो जो बहुत सारे नए विधायक जीते हुए हैं, क्योंकि 2 दिन से असेंबली शुरू हुई है, कल भी हम गए थे, कल तो चलिए सिर्फ ऑब्ituries थी, आज से क्वेश्चन आवर शुरू हुए, तो हमने देखा है कि बहुत सारे मेंबर्स को अभी सिस्टम पता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो तो मेंबर इंडिपेंडेंट जीते हैं, चलिए उनको तो पता नहीं होगा तो ये कह सकते हैं, मगर जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर है, जैसे 28 विधायक इस समय बीजेपी के हैं, 3 पीडीपी के हैं, 6 कांग्रेस के हैं, तो कम से कम उन पार्टियों ने भी इस बार अमेंडमेंट्स लाने के को लेकर कहीं पर भी पहल नहीं की। ये बहुत हैरानगी वाली बात देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले ऐसे होता था, जैसे फयाज साहब कह रहे थे, रूलिंग पार्टी के भी बड़े सारे एमएलए अमेंडमेंट लाते थे। हालांकि अगर हम पिछली पीडीपी और बीजेपी सरकार की बात करें, जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, तो बीजेपी के भी कुछ सदस्यों ने अमेंडमेंट लाई थी। फिर होता क्या है कि बाद में जिस दिन आखिरी दिन इस पर डिस्कशन होती है, तो वो कहते हैं कि हम अपनी अमेंडमेंट वापस ले रहे हैं, तो कई बार वापस ले लेते हैं और फिर उस पर बहस नहीं होती। नहीं तो लास्ट में जब चीफ मिनिस्टर को जवाब देना होता है गवर्नर एड्रेस पे, तो उससे पहले जो हाउस ऑफ द लीडर भी होते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, उससे पहले वो अपनी अमेंडमेंट वापस लेते हैं। मगर हैरानगी की बात यह है कि अमेंडमेंट लाना ही नहीं, ये मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि कारण क्या है कि बीजेपी गवर्नर एड्रेस पे अमेंडमेंट लाना नहीं चाहती ऑपोजिशन में होते हुए भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस उस अमेंडमेंट को लाने के लिए ये सोच रही है कि हम सरकार में है, कांग्रेस भी ये सोच रही है हम सरकार का हिस्सा है, मगर इसी बीच पीडीपी हो गई या कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए हो गए, जिसमें कुछ जम्मू से भी हैं, कुछ कश्मीर से भी हैं, वो भी नहीं ला रहे। ये बहुत हैरानगी की बात, और इसकी समझ नहीं आ रही कि रीजन क्या है। नहीं आई है, इतना तो साफ है। बिल्कुल, कोई समझ नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। हालांकि कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक विपक्ष में हैं और इंडिपेंडेंट और पीडीपी के मिलाकर भी 4-5। और जी, ये हमारे नाज़रीन को जानना जरूर है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि अक्सर जो रिट है वो चलती है मेजोरिटी की। बिल्कुल। मान लेते हैं कि अगर वहां पे मरकज में कांग्रेस की सरकार होती और यहाँ पे बीजेपी के 28 लोग होते अपोजिशन में, इस सूरत में क्या होता है? इस सूरत में भी यही होता है कि ये अमेंडमेंट्स लाते, ये इसमें ये होता है कि देखिए, हम शुक्रिया की जो तहरीक यहाँ पे पेश हुई बिल्कुल, है, बिल्कुल। हम इसके साथ हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, जैसे कि सजाद गनी लोन ने इसमें लिखा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर के डेलीजर्स को, सीआईसी ऑपरेटर्स को, नीड बेस्ड वर्कर्स को रेगुलराइज करने का इसमें कोई जिक्र नहीं है। इस तरह से होता है। बिल्कुल। और इस तरह का होता है। इस पे एक बहस हो जाती है, उनको एक आश्वासन वहां पे मिलता है
वहां पे कि हम इसको करेंगे, हम आपको तवज्जो देंगे। बेंचेस की तरफ से फाइनली इनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपना अमेंडमेंट वापस ले लें, फिर वो किसी सूरत में वापस ले लेते हैं और बहुत कम हालात में वो कहते हैं नहीं मैं इस पर प्रेस करता हूं, फिर इस पर वोटिंग हो जाती है तो नॉर्मली वो हार जाता है, वहां पे चलती है। नहीं, मैं उस बात पे एग्री करता हूं आपका कि वो प्रेस करेगा तो वो हार जाएगा, जाहिर सी बात है कि यस और नो का फैसला होगा, जहां हाथ खड़े करवाएंगे तो वो हार जाएगा, लेकिन कम से कम लाइए तो सही। हाँ, लाई नहीं है ये कोई मुद्दा तो बनाइए, आप उनके सामने लाइए, भाई ये है, हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा करिए। हाँ, यही सवाल है कि ये जो वहां बाहर असेंबली से बाहर जो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट्स देते हैं कि ये देखो ये सारे एक ही थैले के चटे बटे हैं, आप भी तो सब इसी थैली के चटे बटे लग रहे हो, क्योंकि आपने क्यों नहीं लाई है? क्यों नहीं लाई? और अभी इन्होंने हमारे साथी ने ये बताया कि इसमें उनको शायद जानकारी नहीं है, जो पीडीपी के एक वहां पे मेंबर हैं, वो पार्लियामेंट के भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। हम ये नहीं मान सकते हैं कि इनको इस बात की जानकारी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि किसी न किसी लेवल पे ये फैसला लिया गया होगा ये फैसला कि अमेंडमेंट्स लानी ही नहीं है, जब तक इसमें कोई सफाई नहीं आती। सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए व्यास फिर। नहीं, इसमें मैं दीपक आपके पास आ रहा हूं। सपोज करिए कि नया विधायक कोई जीत के आया है, उसको नहीं पता, लेकिन उसकी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है। वही तो बात कर रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइमर क्या कह रहा हूं, मगर मैं वही कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं एमएलए, उनके विधायकों को ये किसने कहा है कि इस बार आपने अमेंडमेंट नहीं लानी है? तो कहीं ना कहीं से तो कोई ऑर्डर्स आए हैं, और अगर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बार साफ सी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भाषण पर जो उन्होंने एड्रेस किया है उस पर कोई अमेंडमेंट नहीं लाएगा। इसका कहीं फैसला हुआ होगा, या फिर ये फैसला किसने लिया? हर एक पार्टी ने अपने अपने तौर पे लिया, मगर क्यों लिया? क्योंकि ये भी डेमोक्रेसी का, असेंबली के सेशन का एक हिस्सा होता है अमेंडमेंट लाना। नहीं लाने का फैसला अगर लिया गया है तो ये बहुत बड़ी चीज है। हालांकि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, जैसे फैज साहब कह रहे हैं, फर्क नहीं होता ये, मगर ये प्रोसेस है, मगर ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस ऐसा है कि आपको अपनी तरफ से अमेंडमेंट लानी होती है, ये हमेशा होता रहा है। तो या फिर आप वही कहते हैं कि अब आप सारे ही बहुत खास या क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं ये समझ। इसमें अब दीपक जी और पवन जी, मुझे लग रहा है कि ये लोग ये बताएंगे कि इससे अमेंडमेंट से क्या होगा, हम इस पे रेजोल्यूशन लाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर इन्होंने इस किस्म का कोई रेजोल्यूशन लाया, जैसे रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड 370 वगैरह, यही वहां पे सीधा रूल के तहत मुस्तरद हो जाएगा, क्योंकि जो रूल है वो पार्लियामेंट में भी है और जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी है कि अगर आपने किसी एक मर्तबा ये लाया, कोई चीज यहाँ पे लाई, कोई रेजोल्यूशन लाया, कोई बिल लाया, ये 1 साल तक आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। इस किस्म की सारे के सारे जो रेजोल्यूशन है या जो बिल्स हैं, ये तो बिल्कुल स्पीकर वहां पे मुस्तरद करेंगे। मैं समझता हूं कि इनके लिए बेहतरीन मौका यही था, इसको स्पीकर ये रद्द नहीं कर सकते हैं। अभी 4 जो अमेंडमेंट सजाद गनीलोन की रद्द कर ली गई है, मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब की तरफ से इस पे एक बयान आना चाहिए, किस बुनियाद पे रिजेक्ट हुई है। अभी तक हमने ऐसा कोई रूल नहीं देखा है कि रिजेक्ट करनी है। अभी तक हमने सिर्फ ये रूल देखा है कि जहां पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि एक मेंबर ने ये बिल लाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक ने कि नशे पे पाबंदी होनी चाहिए, तो इसमें आ गया जिक्र कुछ चीजों का, तो इसमें बताया गया एक फाइनेंशियल एक इक्तिसादी पहलू भी है, और जहां पे एक इसका इक्तिसादी पहलू है वहां पे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के ताबे है। तो इसको बताया गया कि आप लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के जरिए पहले आप इसकी मंजूरी हासिल कर लें लेफ्टिनेंट गवर्नर से। ये हमारे लिए एक नई बात है। लेकिन अमेंडमेंट्स टू गवर्नर्स एड्रेस, ये जो थैंक्स मोशन है, ये अभी तक हमने ऐसा कोई रूल नहीं देखा है। मैं समझता हूं कि इसमें पीडीपी और दूसरे जो अपोजिशन के लोग हैं उनको अपनी सफाई पेश करनी चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं लाई है अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो चलिए अभी मैं चलता हूं, एक अमेंडमेंट्स को साइड पे रख देते हैं, मान लेते हैं कि सबकी मिलीभगत है कि हम नहीं चाहते हैं किसी को परेशान करना, हम आपस में तालमेल बढ़ाना चाहते हैं, 100 चीजें हो सकती हैं। लेकिन कल और आज की विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है, इसमें 2 चीजें बड़ी हुई हैं। पहले तो मैं दीपक आपके पास आऊंगा कि कल आप वहां पर थे, जो कश्मीर के विधायक थे उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेस के बीच में हंगामा किया, आखिर
क्या समझते हैं आप इसको? देखिए, कश्मीर के केवल एक ही विधायक ने, जो एआईपी से आते हैं, लंगेट से, इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख, वो एक बैनर लेकर आए थे और हमने जब उनसे इंटरव्यू भी किया और उनसे उनको यही पूछा कि आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्पीच, तो उन्होंने कहा जी मैं 370 की मैं स्टेटहुड की बात करना चाहता था, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप वो अंदर भी कर सकते थे असेंबली के, आपने डिस्टर्ब किया एलजी साहब के भाषण को। तो उसने ये कहा कि क्योंकि दो ऐसी मौतें हुई थी, एक जम्मू के बिलावर में, दूसरी बारामूला में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होम डिपार्टमेंट क्योंकि एलजी साहब के पास है, इसलिए मैंने उनके सामने ये मांग उठाई। मगर जब ये हमने सवाल भी पूछा या जब ये प्रोटेस्ट हुआ, एक बात बिल्कुल साफ तौर पे हो गई कि कश्मीर के जितने भी बाकी विधायक थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, पीडीपी के थे, वो उसकी शेख अहमद खुर्शीद अहमद शेख की इस हरकत से कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हुए नहीं नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा, बिल्कुल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस को नहीं उसका विरोध करना चाहिए था, उसके बीच में डिस्टर्ब करना बेहद गलत बात थी। और आप बात भी रख सकते थे तो आप असेंबली में जाके रखते जब सेशन शुरू होता। तो मुझे लगता है कि वो जो कल वाला इंसिडेंट है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एआईपी के जो विधायक है उनका अपना ही एक एजेंडा था, उसके अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी इंडिपेंडेंट एमएलए ने, किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया। रही बात अंदर मामले उठाने की, तो आज पहला दिन जो क्वेश्चन आवर का जिस तरह से हुआ, उसको देखने में यही लगा कि आज भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई जहां पर खामखा आप कहते हैं विरोध हुआ या प्रदर्शन हुआ। जैसे पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बीजेपी ने खामखा अंदर विरोध किया, इवन स्पीकर ने भी यही बोला। तो आज क्वेश्चन आवर स्मूथ ही रहा। हालांकि एक दो क्वेश्चंस पे, जैसे मीर सैफुल्लाह ने ये कह दिया कि जो केरन मेरी विधानसभा क्षेत्र है, उसके सामने पीओके का जो इलाका है वो हमसे ज्यादा बेहतर है, मगर उन्होंने अंदर इसकी सफाई भी दे दी अपने बयान पे, वो पलट भी गए। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं इंडियन हूं और मैं कहता हूं भारत हमारा ज्यादा बेहतर है, ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां की सड़कें, सामने इमारतें अच्छी नजर आती हैं, क्योंकि केरन सेक्टर ऐसा है जिसके पीओके सिर्फ एक नदी का फर्क है, उसके सीधे सामने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और उसी बयान पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है उसको संभाल भी लिया। उन्होंने ये कह दिया कि वहां पर तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हमेशा चाइना पीओके को सपोर्ट करता है, और उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये चीज कह दी। तो चीफ मिनिस्टर ने उस सारे बयान को कहीं ना कहीं लपेट लिया और उस पर बीजेपी को भी ज्यादा मौका नहीं दिया करने का। हालांकि बीजेपी के कुछ विधायकों ने अंदर विरोध किया और बाहर आकर मीडिया के सामने भी बयान दिए कि एक जाहिर सी बात है कि गलत बयान है। मगर उनकी ही सपोर्ट में एक और गुरेज से जो विधायक है नजीर गुरेजी, वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं किसी आदमी को अच्छा सूट बूट पहने देखते हैं तो आपको ये बोलने में क्या अर्थ है कि उसने कपड़े अच्छे पहने। तो हम तो केवल यही कह रहे हैं कि उस और डेवलपमेंट ज्यादा है, ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमारी में कमी है। तो हमने उनकी बात सिर्फ की है। तो इस बयानबाजी पर के अलावा आज कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं हुई जिसमें ये लगा कि खामखा कोई हंगामा कर रहा है। तो बिल्कुल, ये तो दीपक ने कह दिया कि कोई बड़ी बात नहीं हुई। एक छोटा सा सवाल मैं और लूंगा अहमद अली फैज साहब से, उसके बाद प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। फैज साहब, आज सजाद गरीलोन ने वॉकआउट किया 370 के मुद्दे को लेकर, जी क्या कहेंगे इस पर? मतलब इनको तो करना है क्योंकि अभी अपोजिशन में है, लेकिन ये भी हमारे सामने है कि ये जो एमएलए हैं, ये अकेली पार्टी थी इनकी जिन्होंने 2014 में बीजेपी के साथ, इस वक्त नरेंद्र मोदी इमर्ज हो रहे थे एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मुल्क के लिए और भारतीय जनता पार्टी में, उस वक्त वो अकेले थे जिन्होंने प्री पोल अलायंस कर लिया बीजेपी के साथ। कश्मीर तो बाद में उसको बीजेपी के कोटे से मंत्री भी बनाया, मिनिस्टर रखा गया, जो बाकायदा तौर पर वो 18-19 जून 2018 तक वहां पे रहे। पहले मुफ्ती साहब की काबीने में, उसके बाद महबूबा मुफ्ती की काबीने में, तो बाकायदा तौर पे इसमें रहे। ये बीजेपी का पहले से ही बाकायदा तौर पे एक एजेंडा आइटम था 370 को खत्म करना। मैं समझता हूं कि जिन लोगों को इस पर एतराज होगा उनको नहीं बनना चाहिए था बीजेपी सरकार का हिस्सा। मैं समझता हूं कि इस पर तो हमारे जो बाकी एमएलए हैं वो इस पर राय नहीं कर सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर उनको लगता था कि बीजेपी 370 के खिलाफ है, उनको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। जैसे कि इस वक्त ये हैं अपोजिशन में हैं और उन्होंने ये बताया है कि मैं
उस वक्त मजबूरी ये थी कि मुझे एक लेजिटिमेसी की जरूरत थी। मैं एक सेपरेटिस्ट बैकग्राउंड से आया था, इसलिए मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस वक्त, मुझे यहाँ पे आना था। लेकिन 370 को लेकर के जिस वक्त बयानात आ रहे हैं, अभी हमने देखा है कि सबसे ज्यादा करीबी राबिता जो रहा है कुछ लोगों का, इनमें यह भी है। अभी आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने इनको ही अपने साथ ले लिया और अल्ताफ बुखारी के घर पे चले गए, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टीज को ये मवाद मिल गया, ये बताने का लोगों को कि देखो ये एक ही पेज पे है, ये एक ही पार्टी है। और इसी वजह से उनको वो बीजेपी की बी टीम, सी टीम वगैरह वो कहते थे, हम नहीं कह रहे हैं, वो लोग कहते थे। लेकिन कहना ये है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर इनके जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनके जो कॉन्क्लेव्स हैं, इनमें बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेट की है, बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये अकेले वहां पे इनके जो शिविर थे और उनके जो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते थे। हाँ, बिल्कुल करते थे। तो थैंक यू फयाज साहब और दीपक जी। कहीं ना कहीं अहमद अली फयाज साहब ने जो कहा कि वो शिविर भी अटेंड करते थे, वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते थे। मुझे याद है कटरा में एक सम्मेलन हुआ था, तब सजादगढ़ी मंत्री थे और पीडीपी भाजपा की सरकार थी, और जनाब वहां पर शिविर में शामिल हुए थे और उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात भी की थी कि ये एक अनुशासन पार्टी है, बहुत बढ़िया अनुशासन है, जो भी मुद्दे देश के लिए उठाते हैं वो सही होते हैं। खैर, अब 370 इसी पार्टी का मुद्दा था, उन्होंने हटा दिया। अब उसका विरोध आज विधानसभा में वो कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो मेन था अमेंडमेंट्स का, उसे लेकर तो मैं एक ही बात कहूंगा कि यहाँ सब मिले हुए हैं सिवाय एक दो को छोड़कर। अगर ऐसा नहीं होता तो चाहे रूलिंग पार्टी होती था, चाहे विपक्ष होती, कोई ना कोई थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स लाता, ताकि लोगों को भी बाहर ये पता चलता कि विपक्ष में कुछ लोग हैं। अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा विचार विमर्श।